नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एस सी गाइड में। मेरा नाम है आशीष चौतिला और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो हम हिंदी रचनाओं की सीरीज़ कर रहे थे। तो उसमें शैलेश मटियाणी जी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इनकी एक वीडियो मैं करवा चुका हूं, इससे पहले वो आपने वीडियो देख ली होगी। तो जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आएगा, तो वो जाकर उसे वहाँ से देख ले। तो वो उसका पार्ट 1 था और आज जो हम शैलेश मटियाणी जी की रचनाएँ करेंगे वो हम इनके पार्ट 2 वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि रचनाएं बहुत ज़्यादा थी इसलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो ये जो लेक्चर है ये 19वां लेक्चर है और इससे पहले 18 लेक्चर आ चुके हैं। तो फिर से वही कह रहा हूँ, जिसने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, तो उस लिंक में जाके वो देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, मैंने कहा था कि वीडियो जो आएगी वो दो तीन दिन के अंदर आ जाएगी और 4 दिन हो चुके हैं, तो इसके लिए आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कोशिश करूँगा कि 4-5 तारीख तक ये सारी की सारी वीडियो कवर हो जाए, ठीक है। और अभी तो कहानी ये होता है कि शैलेश मटियाणी अपने गांव की कहानी बताता है, मतलब अपने किसी दोस्त को शैलेश मटियाणी अपने गांव की कहानी बताते हैं और बोलते हैं कि गांव में एक रहमतुल्ला था, ठीक है। कौन था? एक रहमतुल्ला था और उसकी अर्धांगिनी, ठीक है। जो रहमतुल्ला था तो उसकी एक वाइफ भी रही होगी ना, तो वाइफ को हम बीवी या वाइफ नहीं बोल करके अर्धांगिनी बोलेंगे। तो उसकी अर्धांगिनी तथा गांव के पोस्टमैन का अफेयर चल रहा था। तो अब ये होता है कि एक दिन क्या होता है कि पोस्टमैन सफ़र पर जाने से पहले, तो एक दिन पोस्टमैन सफ़र पर जाने से पहले उसे जंगल में बुलाता है। किसको? रहमतुल्ला की अर्धांगिनी को। देखो, पोस्टमैन जो होता है सफ़र पर जाने से मतलब ये होता है कि जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि बहुत सारे गांव के लिए एक ही पोस्टमैन होता था। तो गांव की जो डिस्टेंस होती थी ना वो मतलब 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसे होती थी, तो एक ही पोस्टमैन को वहाँ जाना पड़ता था। तो अब ये मान के चलो कि बहुत लंबा सफ़र था, तो वो सफ़र पर जाने से पहले उसको मिलता है। किसको? जो ये रहमतुल्ला की अर्धांगिनी है उसको। अब वो गांव में सबके सामने तो मिल नहीं सकता, ठीक है। तो वो उसको क्या करता है, मिलने के लिए जंगल में बुलाता है, बात करने के लिए जंगल में बुलाता है, ठीक है। तो सफ़र पर जाने से पहले उसने उसे जंगल में बुलाया और उसके साथ जंगल में मंगल करने लगा। इसको आप ये समझ सकते हो कि चोरी छुपे मिलके मतलब बातें करना है, चोरी छुपे मिलना, इसको आप जंगल में मंगल समझ सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली यही वर्ड लाना था, क्योंकि हमारी रचनाओं में यही वर्ड है। तो हमारा काम है यहाँ पे सिर्फ याद करना। तो चोरी छुपे मिलना यानी कि इसको जंगल में मंगल समझ सकते हो आप। वो जंगल में मिल रहे हैं चोरी छुपे। तो जब वो ये सब जब वो आपस में वहाँ पे मिलने लगे, जब वो मिल रहे थे वहाँ पे, तो तभी उन्हें डब्बू मंगल ने देख लिया, ठीक है। अब डब्बू मंगल कौन है? डब्बू मंगल उसी गांव का कोई बंदा रहा होगा, ठीक है। तो उसने देख लिया। तो डब्बू मंगल ने पोस्टमैन को बोला कि नाच जमुरे नाच। अब ये यहाँ पे इसने इसको क्यों बोला? देखो, डब्बू मंगल और पोस्टमैन की आपस में बनती नहीं थी, ठीक है। तो पोस्टमैन ने एक बार डब्बू मंगल को वो कर दिया होगा, सुना दिया होगा या मारपीट कर दी होगी। तो डब्बू मंगल उससे बदला लेने की फिराक में था। तो जब डब्बू मंगल ने उसको रहमतुल्लाह की अर्धांगिनी के साथ देखा कि ये लोग जंगल में मिल रहे हैं चुप चुप के, तो तब उसने बोला, किसने? डब्बू मंगल ने बोला उसको कि नाच जमुरे नाच। अब जैसे नाच जमुरे नाच का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे बंदर जो मतलब मदारी होता है, तो वो बंदर को बोलता है नाच जमुरे नाच। उसका पूरा कंट्रोल, बंदर का पूरा कंट्रोल मदारी के हाथ में होता है। तो अब जब डब्बू मंगल ने किसको? पोस्टमैन को उसकी रहमतुल्लाह की अर्धांगिनी के साथ देख लिया, तो उसने अब ये सोचा कि अब मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने इसको ये बोला कि अगर ये मेरा कहना नहीं मानेगा तो मैं पूरे गांव में बात फैला दूंगा, तो बदनामी से बचने के लिए अब मैं इससे जो बोलूँगा ये वो करेगा। तो उसने उससे बोला नाच जमुरे नाच। किसको? ये पोस्टमैन को। तो जब उसने पोस्टमैन को ये बोला तो पोस्टमैन ने उसे महाभोज का ऑफ़र दिया। तो महाभोज आप इसको एक ब्राइब समझ सकते हो, मतलब रिश्वत या घूस बोल सकते हो। तो जैसे होता नहीं है, तो उसने उसको बोला कि नाच जमुरे नाच, अब मैं जो बोलूँगा तुझे वही करना पड़ेगा, तो या फिर मैं वरना गांव में बता दूंगा। तो तब पोस्टमैन ने क्या बोला, उसे महाभोज का ऑफ़र दिया। उसे बोला, क्योंकि वो जो था ना डब्बू मंगल, वो एक मतलब मोटे टाइप का आदमी था, तो दूसरा जिसको खाना पीना बहुत पसंद है, तो उसे ये चीज़ पता थी। तो उसने उसको बोला कि मैं तुझे ना महाभोज दूंगा। एक तो भोज होता है ना, जैसे बोलते हैं ना भोज भात है, गांव में शादी होती है भोज भात होता है, किसी का श्राद्ध होता है भोज होता है गांव में। तो उसने बोला मैं तुझे भोज ही नहीं, मैं तुझे महाभोज दूंगा, मतलब बहुत बड़ा भोज दूंगा, जो तू खाना चाहे तू खा सकता है, ठीक है, बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। तो उसने उसे महाभोज का ऑफ़र दिया, लेकिन वो नहीं माना। कौन? डब्बू मंगल नहीं माना। फिर उन दोनों ने डब्बू मंगल की हत्या करके वे उसके हत्यारे बन गए। तो अब जब डब्बू मंगल माना ही नहीं, तो उन लोगों को लगा यार ये तो मतलब सब कुछ बता देगा और हम तो बदनाम हो जाएंगे, हमारा रहना तो मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने डब्बू मंगल को मार दिया, जैसे कि हर। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। अब जब क्या हुआ कि उन्होंने
उन दोनों ने उसकी हत्या करके उसके हत्यारे बन गए। तो वे हत्यारे कौन, वो अर्धांगिनी और दूसरा कौन था, वो पोस्टमैन, वे हत्यारे वहाँ से चले गए। तो जब वो वहाँ से चले गए तो उसके बाद वहाँ चील आए। अब होता नहीं कि जंगल में कोई चीज़ मर गई, कोई अगर डेड बॉडी है तो उसकी जो स्मेल होती है सड़ने की, तो उसको सूंघ करके ना चील वगैरह या भेड़िया वगैरह वो सब आ जाते हैं। तो उसके बाद वहाँ चील आए और डब्बू मंगल की बर्फ़ की चट्टान पर पड़ी लाशें नोचने लगे। तो गाँव में जो थे वो जंगल में गए थे, तो जंगल में बर्फ़ बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों में। तो वहाँ पे एक चट्टान थी, ठीक है, उस चट्टान में बर्फ़ बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो डब्बू मंगल की जो बॉडी थी, डेड बॉडी, वो उसी चट्टान पर थी। तो वो चील वहाँ आए और डब्बू मंगल की बर्फ़ की चट्टान पर पड़ी लाश को नोचने लग गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद कुछ दिन बाद पोस्टमैन तथा रहमतुल्ला की जो अर्धांगिनी है ना, इनको बहुत पछतावा होता है। देखो जोश जोश में आके इन्होंने अपने बदनामी की डर से बचने के लिए उसको मार तो दिया, लेकिन जब इन्होंने उसको मारा होगा तो उसके बाद इनको डर तो लगा ही होगा, क्योंकि अब गांव में खोज होगी ना कि भाई ये डब्बू मंगल है कहाँ, वो कहाँ गया, उसकी रिपोर्ट पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होगी, फिर खोजबीन होगी और फिर ये लोग पकड़े जाएंगे। तो इनको ना डर लगने लग गया और इनको उसके बाद बहुत पछतावा हुआ। और जब इनको पछतावा हुआ और इन्होंने अंत में खुद को हारा हुआ महसूस किया। क्या महसूस किया, इन्होंने महसूस किया कि ये ना मतलब हार चुके हैं, मतलब एक होता नहीं कि अब क्या कोशिश करनी खुद को बचाने की, तो इन्होंने खुद को अंत में हारा हुआ महसूस किया। तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने बोला कि हमने पकड़ा तो जाना ही है, इसलिए जब तक हमारे पास पुलिस नहीं आती है, जब तक हमें, तब तक हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो मिलकर, जैसे कहते हैं ना कि अपनी अच्छी अच्छी बातों को याद करते हैं और एक दूसरे के साथ में। तो इन्होंने दो दुखों का एक सुख प्राप्त किया। तो दो दुख कैसे दुख थे, एक दुख इसको था पोस्टमैन को और एक दुख था किसको, ये अर्धांगिनी को। तो जब इन्होंने आपस में बात करी, आपस में टाइम स्पेंड किया, तो वो उनके दो दुखों का वो सुख बन गया, ठीक है, उनको अच्छा फील होने लग गया। तो वो दो दुखों का एक सुख उन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। अब इन्होंने हत्या करने के बाद इन्होंने क्या कर दिया था, अपना भविष्य इन्होंने मिट्टी में मिला दिया था। किसने, अब हत्या तो हो गई, अब पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो इन्होंने क्या कर दिया था, अपना भविष्य इन्होंने मिट्टी में मिला दिया था। तो दोस्तों ये थी स्टोरी शैलेश मटियानी की। थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट सी लगी होगी आपको, बट अभी देखो दोबारा जब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था कि शैलेश मटियानी अपने गाँव की कहानी बताते हैं कि गाँव में एक रहमतुल्ला था। कौन था, रहमतुल्ला। तो प्रश्न आएगा कि रहमतुल्ला किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी शैलेश मटियानी की रचना। और कैसी रचना है ये एक कहानी है। देखो यहाँ पे कहानी है ना, क्योंकि वो एक कहानी बताता है, अपने दोस्त को अपने गांव की कहानी सुनाता है वो। तो जितनी भी इसमें रचनाएं हैं सारी कहानी है। तो क्या बताता है वो कि गांव में एक रहमतुल्ला था और उसकी अर्धांगिनी और गांव के पोस्टमैन का अफेयर चल रहा था। तो किसका, अर्धांगिनी का। तो प्रश्न आएगा कि अर्धांगिनी किसकी रचना है, तो अर्धांगिनी हो जाएगी शैलेश मटियानी की रचना। और किसके साथ चल रहा था, पोस्टमैन के साथ। तो पोस्टमैन भी रचना हो जाएगी शैलेश मटियानी की। एक दिन पोस्टमैन ने सफ़र पर जाने से पहले, ठीक है, क्या किया पोस्टमैन ने, सफ़र पर जाने से पहले उसे जंगल में बुलाया। और वहाँ जब वो लोग जंगल में बातचीत कर रहे थे, तो इसको हमने क्या बोला, जंगल में चुप चुप के मिलने को हमने क्या बोला, जंगल में मंगल। तो हमने बोला कि वो लोग आपस में जंगल में मिले थे, यानी कि जंगल में मंगल हो रहा था। तो ये जो जंगल में मंगल था, ये किसने देख लिया था, ये डब्बू मंगल ने देख लिया था। तो वैसे दोनों में देखो, इसमें ही मंगल आ रहा है, इसमें ही मंगल। तो जंगल में मंगल ये किसकी कहानी है, ये है शैलेश मटियानी की। और किसने देखा था इनको, डब्बू मंगल ने। तो डब्बू मंगल भी किसकी कहानी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी शैलेश मटियानी की कहानी, ठीक है। तो फिर डब्बू मंगल ने पोस्टमैन को क्या बोला, उसने उसको बोला, जब उसने देख लिया तो उसने उसको बोला कि अच्छा तो मतलब तुम्हारी ये जो करतूत है ये मैं मतलब सब लोगों को बताऊंगा कि तुम इस तरीके से चुप चुप के मिलते हो जंगल में, ये है वो है। तो उसने उससे बोला कि अब तो तू नाच जमूरे नाच। क्या, डब्बू मंगल ने पोस्टमैन को क्या बोला कि नाच जमूरे नाच। तो प्रश्न आएगा कि नाच जमूरे नाच किसकी रचना है, ये भी हो जाएगी शैलेश मटियानी की। तब पोस्टमैन ने उसे क्या किया, महाभोज का ऑफ़र दिया। उसे ये बोला कि भाई किसी को मत बताना यार, मैं तेरे को जो तू बोलेगा वो खाने को दूंगा, तेरे को महाभोज दूंगा मैं, ठीक है, जितना खाना है तुझे खा लेना। तो उसने क्या दिया, उसको महाभोज का ऑफ़र दिया। तो ये जो महाभोज है ना, ये महाभोज क्या है, कहानी है। तो महाभोज कहानी आएगा तो किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी शैलेश मटियानी की। और एक और रचना है महाभोज, ठीक है। तो वो याद आ रहा होगा कि महाभोज किसकी रचना है वो, ठीक है। याद आ रहा है तो बढ़िया कमेंट में लिख लो, नहीं आ रहा है तो रिवीजन कर लो। तो ऑफ़र दिया लेकिन वो नहीं माना, कौन, वो डब्बू मंगल होता है, वो नहीं माना। फिर जब वो माना ही नहीं तो उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने मिलकर डब्बू मंगल की हत्या कर दी और वो उसके हत्यारे बन गए। तो प्रश्न आएगा कि हत्यारे किसकी रचना है, तो हत्यारे कौन बने थे, हत्यारे बना था पोस्टमैन और अर्धांगिनी। तो ये किसकी कहानी में था, ये था शैलेश मटियानी की। तो
हत्यारे कहानी हो जाएगी शैलेश मटियाणी की, ठीक है। अब वे हत्यारे वहां से चले गए, ठीक है। जो वे हत्यारे थे कौन, वो अर्धांगिनी और रहमतुल्लाह के अर्धांगिनी और जो पोस्टमैन थे वो वहाँ से चले गए। तो हत्यारे मैंने बता दिया कि शैलेश मटियाणी की कहानी हो जाएगी। तो उसके बाद वहाँ क्या आए, जब वो वहाँ से चले गए कुछ टाइम हो गया होगा, तो वहाँ क्या आए, वहाँ चील आए। तो प्रश्न आएगा कि चील किसकी कहानी है, तो चील कहानी हो जाएगी शैलेश मटियाणी की। तो तब वहाँ चील आए और उन्होंने डब्बू मंगल की बर्फ़ की चट्टान पर पड़ी लाश को नोचने लगे वो, ठीक है। तो किस पे पड़ी हुई थी वो लाश, बर्फ़ की चट्टान पर। तो प्रश्न आएगा कि बर्फ़ की चट्टान किसकी रचना है, या तो ऐसी रचना है, या तो बर्फ़ की चट्टान होगी या फिर इससे कोई मिलती जुलती रचना होगी। तो ये बर्फ़ की चट्टान किसकी रचना है, ये भी हो जाएगी शैलेश मटियाणी की। अब जो बर्फ़ की चट्टान पर वो चील उसे नोचने लगे, अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद पोस्टमैन तथा रहमतुल्लाह की अर्धांगिनी को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने खुद को क्या महसूस किया, उन्होंने खुद को हारा हुआ महसूस किया। क्या किया, हारा हुआ महसूस। तो प्रश्न आ जाएगा कि हारा हुआ किसकी रचना है, तो हारा हुआ रचना हो जाएगी किसकी, शैलेश मटियाणी की। और ये क्या है, ये उनकी एक कहानी है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब वो दोनों बहुत डरे हुए थे, बहुत दुखी थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे को फिर से मिलेंगे और थोड़ा मतलब एक खुशनुमा टाइम एक दूसरे के साथ बिताएंगे। तो फिर उन्होंने मिलकर के दो दुखों का एक सुख प्राप्त किया, ठीक है। तो प्रश्न आ जाएगा कि दो दुखों का एक सुख किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी शैलेश मटियाणी की। और किस प्रकार की रचना है, ये कहानी है। और उनको ये पता था कि कल के दिन तो हम पकड़े ही जाने हैं। तो ये हत्या जो उन्होंने करी थी ना, ये हत्या करने के बाद उन्होंने अपना जो भविष्य है ना, अपना भविष्य उन्होंने मिट्टी में मिला दिया था। तो भविष्य उन्होंने मिट्टी में मिला दिया था, इससे आपको क्या याद करना है, भविष्य और मिट्टी, ठीक है। किसका भविष्य मिल गया था मिट्टी में, तो ये मिल गया था पोस्टमैन और रहमतुल्लाह की अर्धांगिनी का। तो ये भविष्य और मिट्टी किसकी रचना हो जाएगी, ये भी हो जाएगी शैलेश मटियाणी की। और ये क्या है, ये है शैलेश मटियाणी की कहानी। तो दोस्तों शैलेश मटियाणी की जो भी कहानियाँ थी इंपॉर्टेंट वो सारी की मैं करवा चुका हूँ। आई होप ये कहानियाँ आपको काफ़ी हद तक याद हो चुकी होंगी। तो अब आते हैं इनके आगे की कुछ रचनाओं पे। अब दोस्तों शैलेश मटियाणी जी के कुछ निबंध भी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं। तो इसके लिए भी एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टोरी ये है कि शैलेश मटियाणी यदा कदा कभी कभार लेखक की हैसियत से निबंध भी लिखते थे। तो शैलेश मटियाणी जी कहानीकार तो थे ही, ठीक है, इसीलिए इनको आधुनिक प्रेमचंद भी बोला गया है। क्योंकि लिखने के बाद वो क्या करते थे, निबंध लिखने के बाद वो कागज़ की नाव बनाते थे और सोचते थे कि कैसे राम किसके राम, मतलब उन्हें कोई याद आ जाते होगा, कुछ इंसिडेंट उनके साथ अगर बुरा हुआ होगा। तो हमारे साथ जब कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो बहुत बुरा होता है, हम भगवान को बहुत याद करते हैं लेकिन हमें वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलती है, तो तब हमारा थोड़ा सा ट्रस्ट भगवान के ऊपर कम हो जाता है। तो तभी हमारे मन में कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि यार भगवान नहीं होता है, ये है वो है, कैसे भगवान किसके भगवान, कैसे राम किसके राम। तो वैसे ही शैलेश मटियाणी जब वो निबंध लिखने के बाद कागज़ की नाव बनाते हैं, तो उसके बाद वो सोचते हैं कि कैसे राम किसके राम, क्योंकि उनको ना दो सवाल परेशान कर रहे थे, ठीक है। कौन से सवाल, एक था राष्ट्रभाषा का सवाल और दूसरा था राष्ट्रीय शर्म का मतलब, ठीक है। तो बस इतने ही हैं उनके निबंध। क्या बोला मैंने कहा आपसे कि शैलेश मटियाणी यदा कदा कभी कभार एक लेखक की हैसियत से निबंध भी लिखते थे। निबंध लिखने के बाद वे कागज़ की नाव बनाते थे तथा सोचते थे कि कैसे राम किसके राम। क्यों सोचते थे वो ऐसे कि कैसे राम किसके राम, क्योंकि उन्हें दो सवाल परेशान करते थे। और कौन से दो सवाल हैं वो, एक है राष्ट्रभाषा का सवाल और एक है दूसरा राष्ट्रीय शर्म का मतलब। ये दोनों सवाल उनको परेशान करते थे। तो अब देखते हैं हम इनमें रचनाएँ क्या क्या हैं। तो ये जो सारे के सारे हैं ये निबंध हैं, क्योंकि रचनाओं में देखो निबंध आ रहा है, ठीक है। तो शैलेश मटियाणी यदा कदा, तो प्रश्न आएगा कि यदा कदा किसकी रचना है, तो यदा कदा रचना हो जाएगी शैलेश मटियाणी की। और ये क्या है, ये इनका एक निबंध है। फिर है कभी कभार, तो कभी कभार यदा कदा ऐसे नहीं बोलते, यदा कदा का मतलब ही कभी कभार होता है। तो यदा कदा और कभी कभार किसकी रचनाएं हैं, ये हो जाएंगी शैलेश मटियाणी की। फिर मैंने क्या बोला कि वो एक लेखक की हैसियत से निबंध भी लिखते थे। तो कहाँ देखो स्टोरी में निबंध आ गया ना, तो सारी रचनाएं निबंध हो जाएंगी। तो किसकी हैसियत से, क्या थे वो एक लेखक थे, तो लेखक की हैसियत से। तो प्रश्न आ जाएगा कि लेखक की हैसियत से किसकी रचना है, तो ये हो जाएगी किसकी, शैलेश मटियाणी जी की रचना। अब जब वो निबंध लिखते थे तो निबंध लिखने के बाद वो क्या करते थे, कागज़ की नाव बनाते थे, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि कागज़ की नाव किसकी रचना है। देखो जैसे निबंध लिखते थे ना, कुछ पेज बच जाते होंगे, तो जो पेज बच गए उनसे नाव बना देते थे। तो प्रश्न आएगा कि कागज़ की नाव किसकी रचना है, तो कौन बनाता था कागज़ की नाव, यह है शैलेश मटियाणी की, ठीक है। और ये क्या है, यह है उनका निबंध। बनाते थे और अचानक सोचते थे
कि कैसे राम किसके राम। तो प्रश्न आएगा कि कैसे राम किसकी रचना है, ये भी शैलेश मटियाणी की है। क्यों सोचते थे वो ऐसे कि कैसे राम किसके राम, क्योंकि उन्हें 2 सवाल बहुत परेशान करते थे। कौन से 2 सवाल, ठीक है। एक सवाल है कौन सा, राष्ट्रभाषा का सवाल। देखो एक है राष्ट्रभाषा का सवाल, तो प्रश्न आएगा कि राष्ट्रभाषा का सवाल किसकी रचना है, तो ये रचना हो जाएगी शैलेश मटियाणी की। और दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है राष्ट्रीय शर्म का मतलब। तो राष्ट्रीय शर्म का मतलब से आपको याद रखना है कि किसे पता राष्ट्रीय शर्म का मतलब, तो इसमें भी राष्ट्रीय शर्म का मतलब आ रहा है ना। वैसे रचना का नाम ये नहीं है, रचना का नाम तो ये है, लेकिन हमारा काम बस इतने से ही बन जाएगा कि राष्ट्रीय शर्म का मतलब। तो ये हो गया शैलेश मटियाणी जी के क्या, ये हो गए उनके निबंध। अब इसके बाद उन्होंने कुछ बाल साहित्य भी लिखे हैं। तो बाल साहित्य छोटी सी स्टोरी है, यहीं पे इसको ख़त्म कर देते हैं। तो बाल साहित्य में ये है कि मटियाणी जी एक बार बचपन में फूलों की नगरी में गए। कहाँ गए, फूलों की नगरी। जैसे फूलों की घाटी है ना, आप ये मान के चल सकते हो वहीं पे एक फूलों की नगरी भी है, ठीक है। तो वो फूलों की नगरी में गए और वहाँ उन्होंने क्या देखा, वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ बिल्ली के बच्चे, किसके, कुछ बिल्ली के बच्चे मुड़ मुड़ कर हाथी तथा चींटी की लड़ाई देख रहे हैं। आपने हाथी और चींटी की लड़ाई फेमस लड़ाई सुनी होगी, बचपन में आपने बहुत कहानियाँ पढ़ी होंगी जिसमें हाथी और चींटी का एग्जाम्पल दे रखा था, ठीक है। तो हाथी और चींटी की लड़ाई किसने देखी थी, ये देखी थी शैलेश मटियाणी ने। तो क्या बोला मैंने फिर से, चलो अब मैं बताता हूँ इसमें रचनाएँ क्या हैं। तो स्टोरी क्या है कि शैलेश मटियाणी एक बार बचपन में फूलों की नगरी में गए। तो प्रश्न आएगा कि फूलों की नगरी किसकी रचना हो जाएगी, शैलेश मटियाणी की। और ये क्या है, बचपन में गए ना, वो कब गए, बचपन में। तो बचपन में जितने भी हैं ये सारे के सारे वहाँ पे जाने के बाद ना उन्होंने कहानियाँ लिखी, तो ये उनके बाल साहित्य हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। तो एक बार वो फूलों की नगरी में गए, वहाँ उन्होंने क्या देखा, क्या देखा कि कुछ बिल्ली के बच्चे, ठीक है, उन्होंने देखा कुछ बिल्ली के बच्चे मुड़ मुड़ कर हाथी और चींटी की लड़ाई देख रहे हैं। तो प्रश्न आएगा कि बिल्ली के बच्चे किसकी रचना है, तो बिल्ली के बच्चे रचना हो जाएगी किसकी, शैलेश मटियाणी की। और फिर क्या है, मुड़ मुड़ कर, तो इनकी रचना का नाम क्या है, इनकी रचना का नाम क्या है, मुड़ मुड़ कर मत देखना। तो मुड़ मुड़ कर में देखो मुड़ मुड़ आ रहा है, तो हमारा काम इसी से बन जाएगा। तो मुड़ मुड़ कर या फिर मुड़ मुड़ कर मत देखना किसकी रचना है, शैलेश मटियाणी की। और जो इनकी आखिरी रचना है, ठीक है, इसमें वो क्या है, वो है हाथी तथा चींटी की लड़ाई। तो प्रश्न आएगा कि हाथी तथा चींटी की लड़ाई किसकी रचना है, ये भी हो जाएगी शैलेश मटियाणी की। तो दोस्तों यहाँ पे ये शैलेश मटियाणी की सारी रचनाएं कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर वगैरह लाइक वगैरह कर दिया करो। आजकल थोड़ा समय की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, थोड़ा दिक्कत है टाइम की, तो इस वजह से मतलब कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, जिस दिन बोलता हूँ उस दिन नहीं आ पाती है वीडियो। तो आई होप आप इस चीज़ को समझोगे। तो इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो 2-3 दिन के अंदर मैं लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो 4-5 तारीख तक मैं कैसे भी करके वो वीडियो ले आऊँगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।